नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक शर्मा, सहआचार्य वनस्पति शास्त्र विभाग, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। बच्चों, हमने अपने पूर्व के लेक्चर में फोटोसिंथेसिस हिस्टोरिकल परव्यू फर्स्ट के अंदर विभिन्न वैज्ञानिकों को पढ़ा, जिसमें मुख्य थे थियोफर्स्टस, वैन हेलमाउंट, वुडवर्ड, स्टीफन हेल्स, जोसेफ प्रिस्टले, इंगेनहाउस, सैनी बियर, निकोलस थियोडोर डी सुसरे, पेल्टेयर, डुट्रोचैट, रॉबर्ट मेयर, इनके बारे में हमने जानकारी हासिल की। अब हम इस द्वितीय चरण में हम सर्वप्रथम जस्टिस वॉन लिविक के बारे में बात करेंगे। ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे और एग्रीकल्चरल केमिस्ट थे, और इनको फादर ऑफ फर्टिलाइजर इंडस्ट्री भी कहा जाता है। इन्होंने 1845 में ये कहा कि पौधों द्वारा संश्लेषित सभी कार्बनिक पदार्थ का मुख्य स्रोत वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड है। He told that the sole source of carbon of all carbonic compounds synthesized by green plants in CO2 of the air. इन्होंने लॉ ऑफ मिनिमम भी प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार द रेट ऑफ एनी प्रोसेस लिमिटेड बाय द पेस ऑफ स्लोएस्ट फैक्टर। इसके बाद हम बात करेंगे जूलियस वॉन सैक्स के बारे में। ये एक जर्मन बॉटनिस्ट थे और जर्मन बॉटनिस्ट थे, फिजियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने दो चीज कही। इन्होंने पहले कहा कि जो पौधे हैं उनके अंदर जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है वो ग्रीन क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि स्टार्च ग्रेन वाज द फर्स्ट विजिबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी जो प्रथम चीज के पौधों के अंदर जो पत्तियां हैं उनमें उपस्थित क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, जहां पर CO2 का अवशोषण होता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। दूसरी बात यह है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज का निर्माण होता है, और ग्लूकोज जो है स्टार्च के रूप में संचित भोज्य पदार्थ के रूप में पौधों में संचित रहता है। इसके बाद फ्रेडरिक फ्रॉस्ट ब्लैकमैन, जो कि ब्रिटिश प्लांट फिजियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने 1905 में ये सजेस्ट किया कि फोटोसिंथेसिस जो है वो 2 स्टेप प्रोसेस है। पहली प्रोसेस है लाइट रिएक्शन यानी प्रकाशीय क्रिया, जो जिसको फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कहते हैं, जो कि लाइट सेंसिटिव है। और ये क्रिया जो है क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेना में होती है, क्योंकि वहां पे उपस्थित पिगमेंट उपस्थित होते हैं, इसलिए ये लाइट सेंसिटिव है। और दूसरी जो क्रिया है वो है डार्क रिएक्शन, जिसको बायोकेमिकल रिएक्शन भी कहते हैं, और ये टेम्परेचर सेंसिटिव होता है, क्योंकि ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है और जिसमें एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं और वो टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। इसके बाद उन्होंने लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर भी प्रपोज किया। ब्लैकमैन ने लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर प्रपोज किया, जिसके अनुसार व्हेन ए प्रोसेस डिपेंड्स ऑन ए नंबर ऑफ फैक्टर्स, इट रेट इज लिमिटेड बाय द पेस ऑफ स्लोएस्ट फैक्टर। यानी जब कोई क्रिया कई फैक्टर्स से चल रही होती है, कारकों से चल रही होती है, तो उस क्रिया की गति सबसे स्लोएस्ट फैक्टर के कारण अवरोधित हो जाती है। इसके बाद रिचर्ड मार्टिन विलस्टेटर, जो कि एक जर्मन ऑर्गेनिक केमिस्ट थे, इन्होंने बताया 1915 के अंदर कि इन्होंने पादप वर्णकों की संरचना का अध्ययन किया तथा प्रथम बार क्लोरोफिल को शुद्ध प्रारूप में पृथक किया। इन्होंने पेपर क्रोमेटोग्राफी की भी खोज की। इन्होंने क्लोरोफिल वर्णक की रसायन संरचना तथा कार्य की विस्तृत रूपरेखा दी। इन्हें 1915 में रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त दिया गया। और इसके बाद ओटो
वारबर्ग, ये एक जर्मन जूइश बॉटनिस्ट थे। इन्होंने 1920 में ऑब्जर्व किया कि हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर के अंदर, अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो अल्टीमेटली इट लीड्स टू द रिडक्शन एंड फाइनली इनहिबिशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी जब वातावरण में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो अल्टीमेटली क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस की जो रेट है उसमें रिडक्शन हो जाएगा और ये जो है फोटोसिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगी, रुक जाएगी। यानी कि ऑक्सीजन इज ए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ CO2 फिक्सेशन बाय रुबिस्को। यानी इनके अनुसार कि जो ऑक्सीजन है वो जो रुबिस्को एंजाइम है जो कि CO2 को फिक्स करता है उसके संग कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के रूप में कार्य करता है। वार्बर्ग ने ऑब्जर्व किया कि अगर इंटरमिटेंट फ्लैशेस दिए जाते हैं, अगर पौधे को इंटरमिटेंट फ्लैशेस दिए जाते हैं तो फ्लैशेस लगभग 16 फ्लैशेस पर सेकंड दिए जाते हैं के लगभग दिए जाते हैं। और ये उन्होंने ग्रीन एल्गे क्लोरेला वल्गरिस में प्रयोग किया तो उन्होंने ये देखा कि फोटोसिंथेटिक यील्ड के अंदर इजाफा होता है, यानी बढ़ोतरी पाई जाती है। किसकी तुलना में? अगर उसको पौधे को लगातार प्रकाश दिया जाए उसकी तुलना में अगर प्रकाश के फ्लैशेस दिए जाते हैं तो ये यील्ड बढ़ जाती है। नाउ कॉर्नियस बर्नार्डस वैन नील, जो कि एक डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने 1931 में पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया को स्टडी किया। And he was the first scientist who demonstrated that photosynthesis is a light-dependent redox reaction in which hydrogen from oxidizable compound reduces CO2 to cellular material। यानी इन्होंने 1931 में पर्पल सल्फर बैक्टीरिया पे और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया पे कार्य किया और इन्होंने ये बताया कि ये डिमोस्ट्रेट किया कि फोटोसिंथेसिस जो है एक लाइट डिपेंडेंट ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, जिसमें कि जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन जो ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है उससे निकलती है और CO2 को रिड्यूस करके सेलुलर मटेरियल बनाती है। इसके बाद रॉबर्ट इमर्सन एंड विलियम ए आर्नोल्ड इन 1932। रॉबर्ट इमर्सन जो हैं वो एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे और इन्होंने जो है मास्टर डिग्री और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ली थी। और ये इसके बाद इन्होंने ये डिस्कवर किया दैट प्लांट्स हैव टू डिस्टिंक्ट फोटोसिंथेटिक रिएक्शन सेंटर्स, के पौधों में दो पृथक फोटोसिंथेटिक रिएक्शन सेंटर होते हैं। इसमें जैसे फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकंड। बच्चों ये आप जानते हो कि पौधों में दो फोटोसिस्टम होते हैं, जो कि फोटोसिस्टम फर्स्ट जिसका रिएक्शन सेंटर 700 होता है और फोटोसिस्टम सेकंड जिसका रिएक्शन सेंटर P680 होता है। और इस फोटोसिस्टम सेकंड पे ही वाटर की फोटोलाइसिस होती है और यहीं से ऑक्सीजन इवॉल्व होती है। Emerson and William Arnold found that the yield per flash reached a maximum when just 1 out of 2500 chlorophyll absorbed a quantum। इन्होंने देखा कि अगर 2500 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स में से अगर एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है क्वांटम को एब्जॉर्ब करता है तो जो इसकी जो यील्ड है वो मैक्सिमम पहुंच जाती है। उन्होंने ये भी पाया कि दैट फोटोसिंथेसिस इज कंसीडर्ड एज टू क्वांटा प्रोसेस। प्रकाश संश्लेषण दो क्वांटा प्रोसेस है, दैट इट टेक्स टू क्वांटा एनर्जी टू ड्राइव
ईच इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को ड्राइव करने के लिए 2 क्वांटा एनर्जी की आवश्यकता होती है, और इसमें एक CO2 मॉलिक्यूल को रिड्यूस करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इस तरह से 8 quanta are required to reduce it or to evolve 1 molecule of oxygen, और इस तरह से 8 क्वांटा जो है की जरूरत पड़ती है इसको एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को इवॉल्व करने के लिए। नाउ इमर्सन इन 1957 gave इमर्सन इफेक्ट। 1957 में इमर्सन ने इमर्सन इफेक्ट दिया, परंतु उससे पहले हमको रेड ड्रॉप क्या है ये भी समझना पड़ेगा। इमर्सन और लुइस ने 1943 के अंदर ऑब्जर्व किया, दे ऑब्जर्व अ शार्प डिक्लाइन इन क्वांटम यील्ड। क्वांटम यील्ड के अंदर एक शार्प गिरावट देखी इन्होंने। क्वांटम यील्ड क्या होती है बच्चों? नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज पर लाइट ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब। और उन्होंने ये देखा कि जब हम, इमर्सन और लुइस ने ये देखा कि जब 680 नैनोमीटर की, जब एक मोनोक्रोमेटिक लाइट के साथ वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने ये देखा कि 6 नैनोमीटर के ऊपर की अगर जब लाइट जाती है या 680 नैनोमीटर तक के रीजन में जब लाइट आती है तो क्वांटम यील्ड में एकदम शार्प गिरावट देखी गई। और ये गिरावट क्योंकि रेड रीजन में थी, विजिबल स्पेक्ट्रम की रेड रीजन में थी, इसलिए इसको उन्होंने रेड ड्रॉप या लाल पतन कहा। नाउ इमर्सन ने 1958 के अंदर इमर्सन इफेक्ट दिया, और इन्होंने देखा कि जो 680 के बाद जो नैनोमीटर पर पहुंचते पहुंचते क्वांटम यील्ड में गिरावट आ जाती है, इन्होंने देखा कि इसकी 680 नैनोमीटर या की जो वेवलेंथ है इसकी एफिशिएंसी बढ़ाई जा सकती है अगर इसके साथ साइमल्टेनियसली इससे छोटी वेवलेंथ की यानी 650 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट दी जाए, तो इससे जो फोटोसिंथेटिक जो यील्ड है, क्वांटम यील्ड है, उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है। नाउ रॉबर्ट हिल इन 1937, इनको रॉबिन हिल भी कहा जाता था, ये ब्रिटिश प्लांट केमिस्ट थे। इन्होंने ये बताया दैट द प्राइमरी role of the illuminated chloroplast is to split water into oxygen and hydrogen. That is, water is the source of oxygen. इन्होंने कहा कि जो प्रकाशित या प्रदीप्त क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक का प्राथमिक कार्य जो है वो जल को ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन में विखंडित करना है, यदि जल ही ऑक्सीजन का स्रोत है। इसे हिल अभिक्रिया या हिल रिएक्शन भी कहते हैं। हिल ने एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये सिद्ध किया कि अगर अ क्लोरोप्लास्ट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, वाटर एंड सुटेबल हाइड्रोजन एक्सेप्टर, जिसको हिल रिएजेंट कहा है ना, इवॉल्व ऑक्सीजन इन द एब्सेंस ऑफ CO2, ये ऑक्सीजन को इवॉल्व करता है पर CO2 की एब्सेंस होनी चाहिए। उन्होंने, हिल ने देखा कि साल्ट्स ऑफ फेरिक आयंस, for example ferrioxalate, ferricyanide, benzoquinones, he found these salts of ferric ions to be a satisfactory hydrogen acceptor. उन्होंने देखा कि ये जो फेरिक आयंस के जो साल्ट्स थे जैसे फेरियोक्सलेट, फेरिसाइनाइड और बेंजोक्विनोन, ये एक सेटिस्फैक्टरी हाइड्रोजन एक्सेप्टर के रूप में कार्य कर सकते हैं। नाउ सैमुअल रूबेन and Martin David Kamin in 1914 they confirmed by the use of isotopic studies that oxygen evolved during photosynthesis comes from water, not from CO2. इन्होंने आइसोटॉप का प्रयोग करते हुए H2O18 का प्रयोग करते हुए ये पाया कि जो ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन इवॉल्व होती है, जो उत्सर्जित होती है, ये वाटर से आ रही है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। देन मेल्विन एलिस कैल्विन एंड एंड्रियो एल्म बेंसन, इसके बारे में आप जानते होंगे, कैल्विन एंड बेंसन। मेल्विन जो है एक अमेरिकन बायोकेमिस्ट थे और इनको केल्विन साइकिल की डिस्कवरी के लिए जाना जाता है। इन्होंने केल्विन साइकिल की डिस्कवरी
एंड्रयू बेंसन एंड जेम्स बैशम के साथ की, और इसके लिए इनको 1961 में नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र में नोबेल प्राइज दिया गया। They give Calvin Benson cycle using C14 isotope as a tracer, unrevealed the outline of CO2 fixation into carbohydrate in photosynthesis. इन्होंने ये दर्शाया कि प्रकाश ही पौधों में उपस्थित क्लोरोफिल पर क्रिया करके ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए प्रेरित करता है, ना कि CO2 जैसा कि पूर्व में माना जाता था। नाउ डैनियल आई आर्नन in 1954 he contributed in unrevealing the process of ATP generation during electron transfer in photosynthesis. इन्होंने ये दर्शाया कि एक पृथक किया हुआ हरित लवक माइटोकॉन्ड्रिया की अनुपस्थिति में एडीपी तथा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से एटीपी का निर्माण कर सकता है। उन्होंने इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषी फॉस्फोरीकरण कहा, फोटोसिंथेटिक फॉस्फोरिलेशन कहा। यानी द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, यानी जो है क्लोरोप्लास्ट लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है। एटीपी और NADPH2 बच्चों ये आप जानते हो, ये दोनों मिलकर के जो कहलाते हैं वो एसिमेट्री पावर कहलाते हैं, यानी स्वांगीकरण ऊर्जा कहलाते हैं, जो कि लाइट फेज में इनका निर्माण होता है। और ये ही दोनों स्वांगीकरण ऊर्जा या एसिमेट्री पावर ये डार्क फेज में CO2 के एसिमुलेशन के लिए प्रयुक्त होती है, काम में आती है। नाउ ह्यूगो पीटर कॉर्शैक एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थे, और he described the formation of C4 dicarboxylic acid and discover C4 pathway of photosynthesis. इन्होंने कुछ पौधों में फोटोसिंथेसिस की स्टडी करते हुए, स्पेशली जिया मेज के अंदर, मक्के के अंदर, ये पाया कि इनमें जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड था वो 4 कार्बन कंपाउंड था, यानी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड था, जैसे ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, मैलेट, एस्पार्टेट। ये इन्होंने इस पाथवे को एक एडेप्टिव पाथवे पाया, जो कि C3 पौधों के अंदर एनर्जी का लॉस हो जाता है फोटो रेस्पिरेशन के द्वारा। This pathway is an adaptive found in plants which reduces the loss of energy via the efficient C2 pathway, that is photorespiration, found in several such plants, such as maize के अंदर, और इसके अलावा मेज के अलावा कई मोनोकोटिलिडन्स में पाया जाता है, डाइकोटिलिडन्स में पाया जाता है। मोनोकोटिलिडन्स में से साइप्रेसी के मेंबर जैसे साइप्रस रोटेंडस, ग्रामिनी के अंदर जिया मेज, सोरगम, पैनिकम मैक्सिमम, सैक्रम ऑफिसिनेरम यानी गन्ना, और डाइकोट्स के अंदर ये एमेरेंथस और एट्रिप्लेक्स में पाया जाता है। कॉर्शैक को 1981 में हैच एंड स्लैक के साथ रैंक प्राइज ऑफ न्यूट्रिशन दिया गया। नाउ रॉबर्ट हिल एंड डेरेक बेंडेल in 1960 they suggest two-step electron transport system, यानी Z स्कीम को इन्होंने सजेस्ट किया। और डायरेक्ट आप ये जानते हो कि बच्चों कि दो प्रकार के जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो दो प्रकार का होता है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। नाउ द डायरेक्ट बेंडेल carried out pioneering work on photosynthetic electron transport, particularly on protein-protein interaction, cytochrome, and cyclic electron transport, as well as on other topics including biochemistry of tea. Now, MD Marshall, MD Hatch and CR Slack,
ये दोनों ऑस्ट्रेलियन बॉटनिस्ट थे। इन्होंने कॉटशेक के कार्य को आगे एक्सटेंड किया और C4 साइकिल को प्रपोज किया CO2 फिक्सेशन हायर प्लांट्स के अंदर। इन्होंने यह पाया कि एक 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्जेलो एसीटेट या मेलेट एंड एस्पार्टेट प्रकाश संश्लेषण के दौरान थोड़े समय में निर्मित होता है और ये साइकिल मुख्य रूप से साइप्रेसी फैमिली के सदस्य जैसे साइप्रस रोटेंडस, ग्रैमिनी, जियामेज, सोरगम, पेनिकम मैक्सिमम, सैक्रम ऑफिसिनेरम और कुछ डाइकोटिलेडन्स जैसा मैंने बताया अभी एमेरेंथस और एट्रिप्लेक्स में चलता है। इस चक्र को बीटा कार्बोक्सिलेशन पाथवे या कोऑपरेटिव फोटोसिंथेटिक भी कहते हैं, यह कहलाता है। इन पौधों के अंदर बच्चों C4 प्लांट्स के अंदर एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है, इसको हम क्रेंच एनाटॉमी कहते हैं। क्रेंच एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है व्रैथ, और इसके अंतर्गत इन पौधों में वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ एक बंडल शीथ, पैरेन्काइमेटस सेल्स की बंडल शीथ पाई जाती है, जिसमें लार्ज क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट आकार में बड़े होते हैं, उनमें ग्रेना नहीं पाया जाता, यानी फोटोसिस्टम सेकंड नहीं पाया जाता। इसके अलावा इसमें न्यूमरस स्टार्च ग्रेन्स पाए जाते हैं, कई संख्या में स्टार्च ग्रेन्स पाए जाते हैं। इसके विपरीत मीजोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट छोटे होते हैं और इसमें वेल डेवलप्ड ग्राना पाया जाता है, स्टार्च ग्रेन नहीं पाए जाते, और इसमें C4 साइकिल के प्रिकर्सर पाए जाते हैं जैसे PAP, फॉस्फेनॉल पायरेट कार्बोक्सिलेज पाया जाता है, जबकि बंडल शीथ के अंदर C3 साइकिल के प्रिकर्सर पाए जाते हैं। हेटेनस्रैक जो पाथवे है उसको बच्चों आप जानते हो। इस चक्र में फॉस्फोइनॉल पायरेट यानी PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में वातावरण में कि CO2 से जुड़कर 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया पौधों के मेसोफिल सेल्स में होती है। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड दूसरे 4 कार्बन कंपाउंड मैलिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है, जिसका ट्रांसपोर्ट म्यूजिफिल सेल से बंडल शीथ सेल में हो जाता है, और फिर बंडल शीथ सेल में मैलिक एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन होता है, या ये विखंडित हो CO2 तथा 3 कार्बन कंपाउंड मॉलिक्यूल पायरिक एसिड का निर्माण करता है, और उत्सर्जित CO2 बंडल शीथ सेल में केल्विन साइकिल में प्रयुक्त हो जाती है तथा 3 कार्बन पायरिक एसिड पुनः बंडल शीथ सेल से म्यूजिफिल सेल्स में चला जाता है। वहां ये फॉस्फोइनॉल पायरेट के रीजनरेशन में प्रयुक्त हो जाता है। इस प्रकार से यह चक्र पूर्ण होता है। नाउ पीटर डेनिस मिटशेल, ये ब्रिटिश बायोकेमिस्ट थे और इनको कीमोऑस्मेटिक थ्योरी या हाइपोथेसिस के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। इन 1961 they proposed chemoosmotic hypothesis for the production of ATP in photosynthesis. 1961 में तक 1960 तक ATP को जीवन चक्र का एंजाइम करेंसी माना जाता था, परंतु माइटोकॉन्ड्रिया में ATP का निर्माण सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन माना जाता था। नाउ मिटशेल की कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस यानी कीमोऑस्मोटिक परिकल्पना एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की वास्तविक प्रक्रिया को समझने का आधार बनी, जिसके लिए उन्हें 1978 में नोबेल प्राइज दिया गया। तो बच्चों, अब तक फोटोसिंथेसिस के जो मुख्य भागीदार या इसको इस लेवल तक पहुंचाने के लिए जिनका योगदान रहा है साइंटिस्ट का, उनके बारे में हमने बात करी है।